मैं डॉक्टर शफकत राना बीएससी सेकेंड ईयर बायो स्टूडेंट्स का श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा के बॉटनी डिपार्टमेंट से स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछली क्लास में दो सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांगों का अध्ययन कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की क्लास में हम राइबोसोम नामक सेल ऑर्गेनेल का अध्ययन करेंगे, जिसे कि सामान्य रूप से इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी खोज और इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख रूप से अल्बर्ट क्लॉडे ने 1955 में सबसे पहले बताया कि कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो कि आरएनए से मिलकर बने होते हैं। बाद में इन्हें राइबोसोम नाम दिया गया। पैलेडे ने 1955 में सर्वप्रथम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा और जो आज का नाम राइबोसोम है वह दिया। तो इनकी खोज से संबंधित दो ही वैज्ञानिक हैं। अब आती है बात, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो राइबोसोम लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटा हो या यूकैरियोटा हो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये साइटोसॉल में मुक्त या स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये दो तीन रूपों में पाए जाते हैं, या तो कोशिका द्रव्य के साइटोसॉल में मुक्त रूप से, या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जुड़ी अवस्था में, या केंद्रक कला की बाहरी सतह पर यह जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। एक अपवाद है माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान कि ये मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी यानी परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाए जाते हैं, यानी ये कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं और कोशिकांगों के अंदर भी पाए जाते हैं, विशेष रूप से प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इसकी सामान्य संरचना की बात कर लें। ये झिल्लीविहीन कोशिकांग होते हैं और झिल्ली ना होने के कारण ही ये समस्त प्रकार की कोशिकाओं में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटा हो या यूकैरियोटा हो। और आकार की दृष्टि से मैं कहूं कि ये सबसे छोटे प्रकार का कोशिकांग कहलाता है। इनकी संरचना में लगभग 40% प्रोटीन और 60% आरएनए पाया जाता है। ये दो उपिकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, एक बड़ी उपिकाई और दूसरी छोटी उपिकाई होती है, जो कि कोशिका द्रव्य में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है कि ये उपिकाइयां परस्पर जुड़ेंगी या पृथक रहेंगी। यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 ml से कम हो जाते तो इसकी जो उप इकाइयां वो एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। जबकि यह सांद्रता बन जाए तो ये दोनों जुड़कर डायमर बना लेती हैं, और यदि बहुत अधिक सांद्रता हो जाए तो ये दो राइबोसोम्स परस्पर जुड़ भी जाते हैं। एक चित्र के माध्यम से अपन इसको देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यदि सांद्रता मैग्नीशियम आयन की कम हो जाए 0.001 ml से, तो ये दोनों उपिकाइयाँ एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं, और यदि 0.001 हो जाए तो दोनों उपिकाइयाँ जुड़ जाती हैं, ये छोटी उपिकाई, ये बड़ी उपिकाई। और यदि बहुत अधिक सांद्रता हो जाए तो दो राइबोसोम अपनी अपनी छोटी उपिकाइयों के माध्यम से जुड़कर परस्पर जुड़कर एक डायमर का निर्माण कर लेते हैं। सामान्य संरचना में ही यदि हम और आगे देखें तो इसकी जो दोनों उपिकाइयां हैं वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में रहती हैं, किंतु प्रोटीन संश्लेषण के समय ये परस्पर प्राय जुड़ जाती हैं, और संश्लेषण जैसे समाप्त हो जाता है तो ये एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। दोनों उपिकाइयों में एक छोटी व दूसरी बड़ी होती है। छोटी उपिकाई से एमआरएनए जुड़ता है, जबकि बड़ी उपिकाई में टीआरएनए जुड़ता है, और टीआरएनए के जुड़ने के लिए इसमें दो स्थल या दो साइट्स पाई जाती हैं, जिनके नाम ए स्थल और पी स्थल कहलाते हैं। जो ए स्थल है उसे अमीनो एसाइल टीआरएनए साइट कहते हैं, या एक्सेप्टर साइट कहते हैं, या स्वीकारक
स्थल भी कहते हैं। इस स्थल पर अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए संलग्न होता है और इसका अमीनो अम्ल पेप्टाइड श्रृंखला में जोड़ा जाता है। जबकि जो पी स्थल है उसको पेप्टिडाइल टीआरएनए साइट कहते हैं और इस पर वृद्धि करती हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी रहती है। यानी ए स्थल पर जो टीआरएनए आता है उसके ऊपर अमीनो अम्ल लेकर के आता है, जबकि पी स्थल पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ इसको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया हुआ है। ये राइबोसोम की छोटी उप इकाई है, ये आप देख रहे हैं बड़ी उप इकाई है, और ये जो स्थल है वो ए साइट है, जबकि ये वाला जो स्थल है वो पी साइट कहलाता है। और ये दोनों स्थल टीआरएनए के लिए संलग्न स्थल के रूप में काम करते हैं। आइए हम परासंरचना के बारे में भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई होती है उसके अंदर 3 भाग होते हैं, हेड, बेस और प्लेटफॉर्म। यहाँ देख पा रहे हैं आप शीर्ष, आधार और एक ये प्लेटफॉर्म। तो ये 3 प्लेटफॉर्म शीर्ष व आधार को एक दरार के द्वारा पृथक करता है। ये जो शीर्ष और आधार है उनको ये जो प्लेटफॉर्म है उनके बीच में एक ये दरार या वैली पाई जाती है। जबकि बड़ी उप इकाई में आ जाएंगे हम, तो इन रचनाओं के अतिरिक्त यहाँ पर एक उसमें भी 3 भाग होते हैं, एक दरार होती है और एक इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस या केंद्रीय उभार भी ये पाया जाता है, जबकि एक छोटा व्रंत होता है। तो एक दरार हो गई, रिज हो गई, उभार हो गया, और एक केंद्रीय उभार हो गया और एक व्रंत पाया जाता है। दोनों उप इकाइयां परस्पर मिलकर के एक राइबोसोम का निर्माण करती हैं। अब हम एक लुक इनके रासायनिक संगठन के ऊपर भी डाल लेते हैं। तो ये देख, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। और जो इसकी लार्जर सब यूनिट होती है वो 50s होती है, जबकि स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो 30s होती है। यहाँ एस जो है वो स्वेडबर्ग कांस्टेंट या स्वेडबर्ग नियतांक है, जिसको अवसादन गुणांक भी कहते हैं। और जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्रत्येक उप इकाई 2 रचनाओं से मिलकर के बनी होती है, आरआरएनए और प्रोटीन। छोटी उप इकाई भी आरआरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। जो इसकी 70s राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है, बड़ी उप इकाई है, उसके जो आरआरएनए होते हैं वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, सॉरी 2, 23s आरआरएनए और 5s आरआरएनए। जबकि जो स्मॉल सब यूनिट है उसके जो आरआरएनए वो एक ही होता है, 16s आरआरएनए। जबकि जो लार्ज सब यूनिट के जो प्रोटीन है वो 34 प्रोटीन होते हैं। उनको इस प्रकार से संज्ञा दी जाती है, L1, L2, L3, L4 अप टू L34। उसी प्रकार से जो छोटी उप इकाई के जो प्रोटीन है वो टोटल संख्या में 21 होते हैं, उनको संख्या S1, S2, S3, S4 और S21। S मीन्स स्मॉल और यहाँ L से मतलब लार्ज सब यूनिट से है। दोनों ही उप इकाइयों में S20 और S26 जो है वो समान रूप से पाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम 80s प्रकार के राइबोसोम की स्टडी करें तो वह भी 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज 60s और स्मॉल 40s होता है। और जो 60s है वो पुनः 2 चीजों से, 2 रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन। आरआरएनए यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, 28s, 5.8s और 5s, जबकि प्रोटीन यहाँ पर 40 प्रकार के होते हैं और इन्हें वही नाम L1, L2, L3 अप टू L40 दिया जाता है। स्मॉल सब यूनिट में आ जाएं तो आरआरएनए यहाँ पर 18s प्रकार का होता है और प्रोटीन 30 प्रकार के होते हैं, S1, S2 और अप टू S30। तो ये रचना होती है 80s राइबोसोम की। अब यही संरचना को प्रदर्शित करने वाला यह चित्र भी आपके सामने यहाँ इस स्लाइड में प्रस्तुत है। जो आप देख पा रहे हैं यह 80s राइबोसोम यानी यूकेरियोटिक राइबोसोम है और इसका व्यास देख रहे हैं आप 20 से 24 नैनोमीटर के बीच में। ये इसकी छोटी उप इकाई है जो कि 40s होती है। इसके अंदर 18s आरआरएनए यहाँ पर ये प्रदर्शित है, सिंगल स्टैंडर्ड। और ये जो है बड़ी उप इकाई है 60s और इसके अंदर 2 प्रकार के आरआरएनए, रादर 3 प्रकार के आरआरएनए, 20s आरएनए, 5s और 5.8s आरएनए यहाँ पर प्रदर्शित हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70s, उसका व्यास जैसा आप देख पा रहे हैं
17 टू 21 नैनोमीटर ये छोटी उप इकाई जिसके अंदर 16 एस आर आर एन ए है, और जबकि बड़ी उप इकाई के अंदर दो प्रकार के आर आर एन ए 5s और 20s 3s आर आर एन ए। दोनों की रेस्पेक्टिव लंबाई दे रखी, ये 30 से 34 नैनोमीटर लंबाई वाला होता है, जबकि ये 20 से 29 नैनोमीटर लंबाई का होता है। इनकी एटॉमिक मास भी दिए हुए हैं, जो कि डाल्टन इकाई में दिए हुए हैं। 4.0 टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन 80s राइबोसोम होता है, जबकि जो 70s राइबोसोम है वो 2.7 से 3.0 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। आइए अब हम लोग 80s और 70s राइबोसोम्स के बीच में अंतर को वन बाय वन पढ़ लेते हैं। 80s यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 70s प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप में भी अथवा झिल्ली के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाए जा सकते हैं, जबकि ये केवल मुक्त रूप में पाए जाते हैं। इनकी साइज 20 से 24 नैनोमीटर, जबकि 70s राइबोसोम की साइज 17 से 21 नैनोमीटर। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 4 से 4.5 10 टू द पावर 6 डाल्टन का होता है, जबकि इन 70s का 2.7 से 3.0 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। इनकी उप इकाइयाँ 60s और 40s, इनकी उप इकाइयाँ 50s और 30s। इनकी छोटी उप इकाई में 18s आर आर एन ए होता है, जबकि यहाँ 70s राइबोसोम में ये 16s आर आर एन ए होता है। बड़ी उप इकाई में 3 आर आर एन ए 28s 5.8s और 5s, जबकि यहाँ इसकी बड़ी उप इकाई में 23s और 5s आर आर एन ए होता है। इसके आर आर एन ए का निर्माण केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस में होता है, जबकि इसके आर आर एन ए का निर्माण कोशिका द्रव्य या सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। और इनमें जो आर आर एन ए है वह प्रोटीन का अनुपात 40:60 होता है, जबकि यहाँ आर आर एन ए का अनुपात आर आर एन ए व प्रोटीन का अनुपात 60:40, भूलवश यहाँ पर 40:60 हो गया, जबकि ये 60:40 होता है। एक दो बातें और हैं राइबोसोम से संबंधित कि राइबोसोम कोशिकांगों में भी पाए जाते हैं, और मैंने जैसा पहले बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में ये पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 55s से 60s प्रकार के होते हैं, जबकि प्लास्टिड्स में ये 70s प्रकार के होते हैं। एक अक्सर एग्जामिनेशंस परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या होते हैं। तो याद रखें बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण के समय जब एक मॉलिक्यूल एमआरएनए का कई सारे राइबोसोम से जुड़ करके एक ग्रुप बनाता है, तो उसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। इस पॉलीराइबोसोम के माध्यम से हमें उस पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का अणु कई सारी संख्या में प्राप्त हो जाता है, जिसकी सूचना एमआरएनए में निहित होती है। लास्ट, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का एक ही मेन काम है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, और इनफैक्ट अगर राइबोसोम्स ना हो तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए से जो एमआरएनए बनाया जाता है, अर्थात जो आनुवंशिक सूचनाएं उसमें डिकोड की जाती हैं या ट्रांसक्राइब की जाती हैं, तो उनको प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान करने का कार्य राइबोसोम द्वारा किया जाता है, और वो एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है पहले, और तत्पश्चात टीआरएनए अपने अपने अमीनो अम्लों को लेकर के प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर अर्थात राइबोसोम पर लेकर आते हैं। इसलिए राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण माना गया है, और यही कारण है कि इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। थैंक यू।